सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। पीर को एक बड़ा और अहम फैसला आने वाला है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वो वाहिद केस है जो पहला केस था जिसमें वो गिरफ्तार हुए थे। दीगर गिरफ्तारियां बाकी केसेस में बाद में डाली गई थीं। 1 साल तक ये केस चला, इसका ट्रायल हुआ, उसके बाद में फ़ैसले को महफूज किया गया। अब पीर को बताया जा रहा है कि ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। 450 कनाल से ज़ायद अराज़ी है जिसका तनाज़ा है। जो रकम पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आनी थी वो एक मुख्तस अकाउंट में के ज़रिए पाकिस्तान मुंतकिल करवाई गई और बाकायदा तौर पर करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस पाए गए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बताया जा रहा था हुकूमत की जानिब से भी। जो ट्रायल हुए सामने, हमने जो रिमार्क्स सुने, उन सब में यही बातें सामने आई। अब इस केस का फैसला क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से देखती है इस केस को और क्या सोच रही है ये अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो, और फिर अपील में जाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या हक होगा, कानूनी तौर पर पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे, इस पर कानूनी माहिरीन से भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो दीगर पाकिस्तान की जमातें हैं, हुकूमत इसको किस तरह देख रही है, हुकूमत की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। इसके अलावा आपको प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे डायलॉग प्रोसेस को लेकर। बहुत ज़्यादा तनाज़े का शिकार होता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने आज वाज़े तौर पर यह कह दिया कि जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा वो मुमकिन तौर पर आखिरी दौर हो सकता है। इरफान सिद्दीकी साहब भी जो हुकूमती कमेटी के रुकन हैं वो भी खासे आज बरहम नज़र आए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का जो ट्विटर हैंडल है, जिस तरीके से वो यूज़ हो रहा है, जिस तरह का ट्वीट किया गया, ये बिल्कुल नामुनासिब है। इस तरह की सूरत हाल में जब एक डायलॉग प्रोसेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है ये मुज़ाकराती अमल इस तरह के ट्वीट्स को लेकर। उन्होंने ये भी मिसाल दी कि फ़र्ज़ करें ये ट्वीट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या किसी भी हुकूमती रहनुमा की जानिब से इस तरह का कोई ट्वीट किया जाता तो क्या पीटीआई मुज़ाकरात के प्रोसेस को आगे बढ़ाती। लेकिन हम फिर भी फराख दिली के साथ डायलॉग प्रोसेस को आगे लेकर चलना चाहते हैं। क्या वाकई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती अमल अब ख़त्म होने वाला है? इन अहम मौज़ूआत पर प्रोग्राम में बात होगी। किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान बंदुखेल साहब हैं, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। माहिर कानून भी हैं अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा पीटीआई और माहिर कानून। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान साहब। आपका बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अजहर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को किस तरीके से देख रही है? अगर फैसला पीर को आप लोगों के खिलाफ आता है तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? ऑप्शंस में जाएंगे या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदाज है अवामी तौर पर इस पर रद्द-ए-अमल देने के लिए? जी बहुत शुक्रिया जी। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि फैसला तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और फैसला 23 तारीख को आना था। फिर चंद जो एस्टैब्लिशमेंट के कोनामक्श सहाफ़ी हैं उन्होंने बताया कि जनाब ये आएगा 6 जनवरी को। फिर 6 जनवरी से पहले बताया जाता था कि जनाब ये फैसला अभी लिखा ही नहीं गया। तो ये तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि फैसले की नौयत क्या होगी। मेरिट पे तो फैसला है ही नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि किसने कह दिया कि ये रियासत पाकिस्तान का पैसा था। रियासत पाकिस्तान का पैसा कैसे होगा, वकील है हम, क्या होगा कि अगर किसी अदालत ने डिक्लेयर कर दिया हो, यानी नैब की अदालत ने डिक्लेयर कर दिया हो या मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एफआई की किसी अदालत ने, तो ऐसा कोई किसी अदालत की तरफ से ये डिक्लेरेशन नहीं है। एक तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, अदर साहब आप माहिर कानून मुझसे बेहतर जानते हैं, जो बैरिया टाउन कराची का मामला था, वहां पर जो 450 अरब रुपए की रकम जमा करवानी थी, उधर से फिर पैसों को एडजस्ट क्यों किया गया? अगर रियासत पाकिस्तान का पैसा नहीं था तो मैं बता देता हूँ। पहली तो बात है 190 मिलियन नहीं है, 171 मिलियन है ये रुपया जी। 171 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ जी। हाँ, ये बाकायदा पैसा ट्रांसफर हुआ और वो पैसा यही ले लें, चले मान लें कराची की जो 5 लाख रुपए एकड़ की जो जमीन थी, जो 1 करोड़ रुपए पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावज करते हुए एक ऑर्डर पास किया। चले वो ऑर्डर पास हो गया, अब उसमें एक रकम निकली। अब हुआ क्या कि कुछ पैसे ट्रांसफर हुए, चले इसी पैसों को ले ले। पैसे ट्रांसफर हुए पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि ये पैसा ये ठीक नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पूछा तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास कौन सा केस था
क्या कोई नैब का इंक्वायरी चल रही थी? क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही थी? पाकिस्तान के पास तो चीज ही कोई नहीं थी कि जिस हवाले से एस्टेब्लिश कर सके। तो अल्टीमेटली ये तय हुआ, और इसमें हमने कुछ नहीं करना था। ये तो बेसिकली नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया, या जो हालात बनाए वो मलिक रियाज और उनकी फैमिली ने बनाए, और वो पैसा जो है वो पाकिस्तान लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट के दौरान कि पैसा जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में आ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा मलिक रियाज का है, पैसा क्या को ठेका लिया था, या कोई मेट्रो वारंट थी, या कुछ कंपनियां थी? ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं मौजूद थी। फिर आपको आगे आ जाते हैं कि ये बेसिकली तो अलकादर ट्रस्ट का मामला था, तो उसको जोड़ा गया 171 मिलियन के साथ। तो अलकादर ट्रस्ट में क्या है, एक जमीन दी, क्या मैं आज जमीन किसी को दे दूं, मैं कह दूं कि ये ट्रस्ट के लिए बनानी है, मेरी मर्जी है। ट्रस्ट का कानून बड़ा क्लियर है। और वो इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम ट्रस्ट पे जमीन आई, 458 कनाल वो वहां पड़ी है, उसके ऊपर एक ट्रस्ट कायम हुआ, अलकादर यूनिवर्सिटी बनी, अलकादर यूनिवर्सिटी अपनी जगह खड़ी है, और वो पैसे दे रही है, कर रही है, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। तो देयर इज नो और नैब का कानून जो अब तरमीम हो चुका हुआ है, जो मौजूदा पार्लियामेंट ने तरमीम कर दिया, इसमें आपको बराह रास्त साबित करना है कि आपने कोई फायदा लिया हो। फायदा क्या लिया? फायदा तो कुछ ही नहीं लिया। 1 रुपए का भी इमरान खान या बुशरा बीबी ने कोई फायदा नहीं लिया। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे इस पर राय ले लेते हैं। हाफिज साहब, आपको क्या लगता है, ये क्या जिस तरीके से सिद्दीक साहब ने कहा कि रकम तो रियासत पाकिस्तान की थी नहीं, तो रियासत पाकिस्तान किस तरह बीच में इन्वॉल्व हो गई, और किस तरीके से ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुसल्लत किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा और उस फैक्ट्स के बाद ये मलिक रियाज वाला जो उस लीगल मधु खैल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा हाफिज साहब की राय लें। जी हाफिज साहब। जी, मैं कुछ आपके सामने इसके फैक्ट्स रखूंगा और इस फैक्ट्स के बाद जो है फिर मैं इसके ऊपर जो है वो अपना लीगल एनालिसिस जो मैं करूंगा। फैक्ट्स इसका ये है कि बरतानिया की एक नेशनल क्राइम एजेंसी है जो काम करती है, क्राइम ऑफ प्रोसीड्स एक्ट जो 2012 है उसके नीचे काम करती है, और उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। उसमें एक फंक्शन ये है कि अगर बरतानिया के अंदर कोई पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का आता है, तो उस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को अगर उसके ऊपर जो है प्रोसेस किया जाता है, और उसके ऊपर 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन उसका ये है कि आप उस शख्स को ट्रायल करके कॉन्विक्ट करते हैं, और कॉन्विक्ट करने के बाद वो जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का आता है उसको उस मुल्क को भिजवा दिया जाता है जहाँ से वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। और दूसरा उसके अंदर ये है कि वो एक सेटलमेंट का वहाँ पे प्रोसेस है, और अगर सेटलमेंट का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर आपकी एक सिविल लायबिलिटी को ट्रीट किया जाता है, यानी कि आपको कॉन्विक्ट नहीं किया जाता, लेकिन पैसा जो है वो उस मुल्क के अकाउंट के अंदर चला जाता है जो स्टेट अकाउंट होता है जहाँ से वो मनी लॉन्ड्रिंग आई है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो स्टार्ट होती है पाकिस्तान के अंदर, और बहरिया टाउन उस मनी लॉन्ड्रिंग को जब बरतानिया के अंदर भिजवाता है तो बरतानिया जो है वहाँ के ऊपर 2018 अगस्त के अंदर पहली दफ़ा जो है इसके अंदर अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स जो है वो मुतलका अदालत से लेता है, जिसे AFO बोलते हैं। उसके बाद दूसरा फ्रीजिंग अकाउंट्स जो है वो आता है, और उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो PTI की आती है। इस दौरान जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला चलता है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का और बहरिया टाउन का, और उस बहरिया टाउन की मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट के मुताबिक जो है उसे कहती है कि ये पाकिस्तान की जो ज़मीन है, यानी कि सिंध गवर्नमेंट की जो ज़मीन है, उसको गलत तौर पे ट्रांसफ़र किया गया है बहरिया टाउन को, और वो उस सारी डील को कैंसिल करती है और कहती है कि कंसर्न लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत की जाए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। उसके ऊपर बहरिया टाउन जो है वो एक रिव्यू फाइल करता है, और उसके ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनता है, और मैं ये समझता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया और उसने एक डील करवाई जिसको 460 अरब के नाम से जो है वो आज भी याद है, और उसके अंदर ये लिखा गया कि इस हिसाब से पैसे आएंगे। अब ये पहला फैसला आपका आता है मार्च 2019 के अंदर, जब ये सेटिसाइड होती है और फिर इम्प्लीमेंटेशन बेंच पे बैठते हैं। अप्रैल के अंदर जो है, अप्रैल के 4 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक जो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस है, उस वक्त 258 कनाल ज़मीन 458 कनाल ज़मीन जो है वो बहरिया टाउन ट्रांसफ़र करते हैं उस दौर के जो फेडरल मिनिस्टर होते हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब को। उसके बाद जो अगला प्रोसेस जब चलता है, और उस प्रोसेस के अंदर जब डील वहाँ पे फाइनल होती है, डील फाइनल होती है 6 नवंबर 2019 को, और उसके अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक बैरिस्टर साहब जो हैं वो बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ मिलकर उसे साइन करते हैं,
और उसके अंदर ये तय होता है कि ये पैसा पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर आएगा, और वहाँ के ऊपर एक मिसरिप्रेजेंटेशन की जाती है कि जो स्टेट बैंक ने एक सेटलमेंट वाला अकाउंट्स खोला हुआ था उसको स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट्स जो है वो शो किया गया है। अब उसके बाद जो है जब मामला कैबिनेट के पास लेके जाया जाता है 2 दिसंबर 2019 को, और उस वक्त सीक्रेटली बगैर एजेंडे के एक जो है वो एक मीटिंग का एजेंडा लाया जाता है, और उसके अंदर पूरी कैबिनेट को जो है वो डार्कनेस के अंदर रख के एक ऐसे फैसले के मुतालिक जो है बात की जाती है जो 6 नवंबर को हो चुका था, और उसके अंदर एक फ्रॉडुलेंट तरीके से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर अकाउंट जो था, नेशनल बैंक के अंदर जो था, वो अकाउंट जो था वो खोला हुआ था सुप्रीम कोर्ट की लायबिलिटी ने रजिस्ट्रार का। उस अकाउंट को पाकिस्तान का स्टेट ऑफ अकाउंट्स जो है वो कैबिनेट को बताया जाता है और एक यकदम उस मीटिंग को क्लोज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे 3 सवाल उस चीज़ के अंदर आते हैं। वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की कैबिनेट या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फैसला जो है वो इन अकॉर्डेंस विद कैबिनेट रूल्स जो हैं, रूल 16, 17, 18 उसके मुताबिक किया है? बिल्कुल नहीं किया। दूसरा सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर कैबिनेट के पास ये मामला गया था तो कैबिनेट ने तो अप्रूवल वो देनी होती है कि आप किसी को ऑथोराइज करते हैं और उसके बाद कैबिनेट के फैसले की एग्जीक्यूशन होती है। रिट्रोस्पेक्टिवली कैबिनेट जो है इस तरह की डील्स के ऊपर फैसला नहीं करती। और तीसरा हुआ ये कि जब कैबिनेट में अगर कुछ सर्वमोहर लिफाफे में कोई एजेंडा पेश किया जाए कि इसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर बात कर रहे हैं, तो क्या कैबिनेट उसको भी अप्रूव कर सकती है बगैर? देखिए ये भी तो खबरें सामने आई थी पहली बार। देखें एडिशनल एजेंडा तो कैबिनेट के अंदर आ सकता है, लेकिन एडिशनल एजेंडा जो है वो कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर ही लेके आ सकता है। वो इस तरह का जो रिकवरी यूनिट वाला बना है जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कहा और इलीगल कहा कि ये है ही नहीं है, बगैर ऑथोराइजेशन के उसके अंदर गया। अब जब वो कैबिनेट की मीटिंग है उसके मुतालिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और उस दौर के डिफेंस मिनिस्टर और उस दौर के जो है आपके ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने उस मीटिंग के अंदर भी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने कहा कि ये है क्या, ये आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये लोग एज ए विटनेसेस के तौर पे भी ऊपर जो है नैब कोर्ट के अंदर आए। अब उसके बाद ये है कि वो मामला जो है जो पाकिस्तान के स्टेट ऑफ अकाउंट्स की बजाय जो अकाउंट 1 होता है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, तो बुनियादी तौर पे चीट ये किया गया कि जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का आना था उसको एक ऐसे शख्स की जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सेप्ट किया, उसकी जो सिविल लाइबिलिटी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी वो 60 अरब के करीब बनता है, उसे 171 कहें या 190 कहें, उसको उसके अंदर एडजस्ट करवाने की कोशिश की जो 460 अरब की एक डील थी। उसके बाद ये है कि उसी माह के अंदर जो है एक नई ट्रस्ट बनता है, वो बनता है तकरीबन दिसंबर के अंदर जो है 24 है या 25 है या 26 है, उसके वक्त वो ट्रस्ट बनता है और उसके अंदर नई ट्रस्टीज जो है उसके अंदर आते हैं। फिर उसके बाद जो अगला फेज आता है कि 240 कनाल जो है वो और ज़मीन आती है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि क्या पाकिस्तान की कैबिनेट, और एक वो चीज़ जो है जो नैब का लॉ है उसके अंदर ये है कि अगर जो अमेंडमेंट आई है कि अगर आप गुड फेथ को फैसला कैबिनेट या कमेटीज, बिल्कुल ठीक है हाफिज साहब आपका पॉइंट आया, अब इस पर कानूनी ऑप्शंस क्या होंगे मैं इस पर लेकिन अगर उसका रेसिप्रोकल बेनिफिट है और वो रेसिप्रोकल बेनिफिट आपको इन जमीनों के अंदर या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के अंदर आता है, बट फैसला जो है वो पाकिस्तान की अदालत ने करना है। लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऐसी चीजें हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर करिए, 8 लोग इसके अंदर मुलव्विस थे, सारे के सारे ठीक है। आपका पॉइंट है, आपका पॉइंट है। मैं कादिर खान मदोखिल साहब को डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं। मैं आपसे कानूनी ऑप्शंस पर भी बात करूंगा। मदोखिल साहब आप एक तो कुछ बता रहे थे कि आप वहां पर मौजूद थे, दूसरा आप कानूनी माहिर भी हैं, फिर आपकी जमात हुकूमत में बराह रास्त तो मुलविस नहीं है लेकिन हुकूमत का साथ तो ज़रूर दे रही है। सदर पाकिस्तान तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए केस में कुछ है ही नहीं? देखिए तहरीक इंसाफ को ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक जुर्म अगर पकड़ा जाता है तो वो ये थोड़ी कहता है मैंने जुर्म किया है, वो तो कहता है मैं मस्जिद में झाड़ू दे रहा था पुलिस वाले ने पकड़ लिया है। वो तो ये कहना है हम तीनों वकील है, हमें पता है मुल्जिमान का। इत्तेफाक से मैं इस केस में बैठा हुआ था, ये केस में बेंच नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार की अदालत में। उस वक्त ये मलिक रियाज साहब आए थे, तो उस वक्त ये डेम का ड्रामा जो है ना वो चीफ जस्टिस खेल रहा था। तो उनको आप एक हजार आप दे, उसने बोला 1000 तो रब्त मैंने देखे भी नहीं है। अच्छा चलो 500 अरब दे दे, उसने बोला बात आगे पीछे हो। तो मैं बराबर में किसी वकील से बात कर रहा था, मैंने कहा ये तो ऐसा लग रहा है कुछ स्टेट एजेंसी में बैठे हुए हैं। तो इस टाइप की बार्गेनिंग हो रही थी वहां पे, और वो फैसला मैं अपने कानून से सुना था कि वो जो उसको जुर्माना लगा है जो कराची में एमडीए की जमीन खरीदी थी, उस जुर्माने के तौर पे रेट कम था, तो उस रेट को बढ़ाने के लिए
470 अरब रुपए का जो है ना वो उसके ऊपर पैलिटी को या एक्स्ट्रा को वो मलिक रियाज के ऊपर लगा लिया। जब फिर फैसला आ गया तो 472 अरब। तो ये तो मैं अपने कानों से सुना जो उस वक्त कोर्ट प्रोसीडिंग लेके। अब इसे सांस आपने बड़ी तफसील से बताया, जाता हूँ जो हमारे मोहतरम पीटीआई के दोस्त बता रहे ट्रस्ट के क्या फायदा है। मैं भी कराची में एक ट्रस्ट चला रहा हूँ। ट्रस्ट बेसिकली जो ट्रस्टी होते हैं वो मालिक होता है। आम अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो उसमें एमडी और डायरेक्टर वगैरह होते हैं, को प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसको ओनर कहते हैं, और ट्रस्ट जो होता है उसके ट्रस्टी मालकान होते हैं। मिसाल के तौर पे खान साहब, उनकी एलिया और दूसरे तीसरे उसमें ट्रस्टी है तो वही मालकान होता है। उन्हीं को आप चेयरमैन, उन्हीं को आप एमडी, उन्हीं को आप सब कुछ कह सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो जाती खर्चा तो बाद में देखा जाएगा कि उसने उस खर्चे से, जैसे शौकत खान के ऊपर पाल रहा था, पूरे खर्चे करे थे, पूरे सियासी अखराजात करे थे, तो उस ट्रस्ट से क्या वो अखराजात निकाल रहे थे, अखराजात ज़ाती तौर पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो बात की बात है, फैसला आने की बात पता चलेगा। उसके बाद आप ये देख लें कि ये जो इतना आसान समझ रहे, बेसिकली ये पैसा 472 अरब रुपए ये सिंध हुकूमत के थे, क्योंकि जमीन कराची में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी और उन्हीं के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाया था। तो ये पैसे बेसिकली आने थे सिंध हुकूमत के पास, जो आज तक नहीं आ सके। फिर ये जमीन जो अलकादर ट्रस्ट का ये सारा सिलसिला हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि अभी फैसला आने दो, तो इससे पहले क्यों चीख रहे, क्यों इनकी टांगे कांप रही है कि वो कहता है फैसला हमारे खिलाफ आएगा और ये, तो इसका मतलब है कि सारी चीज जो ऑफिस एहसास साहब ने बड़ी तफसील से बता दी है कि इनको पता है कि कहाँ कहाँ उन्होंने चोरी की है, कहाँ कहाँ वायलेशन की है। तो जरा सब्र कर ले, पीर ज्यादा दूर तो नहीं है ना। राइट। अजहर साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब भी और हाफिज एहसान साहब ने भी, मंदोखेल साहब तो कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र कर लें, आप लोगों की चीखें क्यों निकल रही हैं, फैसला आ तो लेने दें, तो चीज़ें कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से आप लोग इतनी ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कानूनी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर फैसला खिलाफ आता है तो उसके बाद में क्या करेगी, क्या करने जा रहे हैं आप? अच्छा, आपने पूरी तोता मैना कहानी तो सुन रही, अपना हाफिज एहसान साहब ने तोता की कहानी बताई और मैना से निकलते हुए किसी कौवे के पास। नहीं, अगर इस तरह बात ना करें, तोता नहीं, ये फैक्ट्स हैं। आप सिर्फ अपनी हद तक कहें, आप सिर्फ अपनी हद तक कहें, ये फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को कहें कि कोई एक फैक्ट गलत है। ये देखें ना, आप एक लॉयर हैं, आप लॉयर की लैंग्वेज में बात किया करें ना, आप लॉयर की लैंग्वेज में बात किया करें। ये कोई पॉलिटिकल शो नहीं है इस तरह के आप करें, आप उसी के मुताबिक रहें। आप किसी एक फैक्ट को जो है उसे कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, फैक्ट गलत है। हाफिज साहब अगर कानून है, उनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस तरह की बात करते हैं, आप इस तरह की बात करते हैं जब आपके पास आर्गुमेंट नहीं होता। नहीं, बताएं ना, अगर आप ये बताएं कि फैक्चुअली जो है जो मंदोखेल साहब ने कहा है या मैंने कहा है वो गलत है, आप कहें जी ये फैक्ट गलत है। यानी आपने 2 मिनट लगाए, आपका केस उड़ा के रख दिया, आपका राय कुछ नहीं किया। नहीं, हमने नहीं सुनाया ना, हमने तो मैंने ये कहा है अदालत फैसला करेगी। प्रोग्राम में डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और माहिर कानून हाफिज एहसान साहब मौजूद हैं डिस्कशन में। और हम इस पर बात कर रहे हैं कि अब कानूनी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर फैसला उनके खिलाफ आता है। हाफिज साहब, पार्लियामानी ज़बान को मेरे ख्याल में शो में इस्तेमाल कर लेते हैं। आप बार बार अगर इस तरह कहेंगे तो फिर जाहिर है दूसरे गेस्ट हैं वो नाराज भी होंगे। पार्लियामानी गुफ्तगू कर लेते हैं लैंग्वेज। मैं सुनता रहा हूं ना सारी, अब मैं जवाब दे रहा हूं, फिर उसके बाद जवाब दे रहे हैं। सर आप उन्हीं अल्फाज का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको हाफिज साहब नापसंद फरमा रहे हैं। चलें अजहर साहब जी। बात ये है, पहली बात बड़ी बात है, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पाकिस्तान में किसी भी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग इसको डिक्लेयर नहीं किया, ना ही एनसीए ने डिक्लेयर किया। एनसीए का फैसला सारा पढ़ ले, एसेट जो फ्रीजिंग ऑर्डर है, मलिक रियाज साहब जो पाकिस्तान से पैसा लेकर गए थे वो पैसा पाकिस्तान वापस ले आए, ये पैसा उनका है। या तो किसी कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो कि ये इलिसिट मनी है, ये करप्शन का पैसा है, ऐसा कोई ऑर्डर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है। अब दूसरी बात में हमारे भाई मंदोखेल साहब के लिए, इन्होंने जो इनके पास तो वो रिपोर्ट नहीं है ना, वो जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की असेसमेंट की थी वो 6 अरब रुपया की थी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और कौड़ियों के भाव जमीन थी, 5 लाख रुपए एकड़ थी। और ये साकिब निसार साहब ने नहीं, और ये सारा पैसे के ऑर्डर का, ये रकम का, ये सारा उन्होंने नहीं किया।
ये सारा जो ऑर्डर किया इजाज अफजल साहब थे, शेख अजमत सईद साहब होते थे उस बेंच में इंप्लीमेंटेशन बेंच चलता रहा, वहां बैठ के साकिब निसार साहब का कोई इससे ताल्लुक नहीं है, उन्होंने बिल्कुल टेकअप किया। लेकिन अल्टीमेटली जो पैसों की रकम क्या है, किस तरह डिसाइड होना है, वॉल्यूम क्या होगा, ये सारा कुछ, और ज्यादा जुल्म कैसे कि एक देखे ना, अब रॉ लैंड कच्ची जमीन है, उसपे हाउसिंग सोसाइटी बनाई बैरिया टाउन में। बैरिया टाउन ने एक स्कीम बनाई बड़ी मेहनत के साथ। अब जब आप कच्ची जमीन लें तो 5 लाख रुपया एकड़ है। अब 5 लाख एकड़ की जमीन को आपने 8 करोड़ रुपया एकड़ में किस बात के लिए क्या किया था? क्या हुकूमत सिंध ने इसको डेवलप किया? मलिक रियाज ने डेवलप किया। ये मैं रियलिटीज बता रहा हूँ आपके सामने, ये छोड़े इन बातों को। बात क्या है, मैं भी यही कह रहा हूँ सर, इन बातों को छोड़ें, ये बताएं अब आप लोग फैसले के बाद में क्या कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं? सर एक बात कर लूं, फिर मैं आता हूँ उस तरफ। जी जी, बंद लिफाफा था काबीना का, अच्छा था बंद लिफाफा। अगर काबीना ने गलती की है, काबीना ने कानून तोड़ा, तो कितना काबीना के लोगों को, मिनिस्टर को आपने मुजरिम बनाया, इसके अंदर वो तो मुजरिम बनाया, किसी को नहीं बनाया। वो तो गवाही दे रहे हैं ना, जुबैदा जलाल साहब हो, परवेज खटक साहब हो, या फिर आजम खान साहब हो, वो तो गवाही दे रहे हैं, उनको एंगेज किया था ना बीच में। बंद लिफाफा था ना सर, उन्होंने यही कहा ना बंद लिफाफा है, यही कहा है ना। क्या वो वादा माफ हुआ है? वादा माफ क्या मुजरिम थे जो वादा माफ हुआ बने? हमें कानूनी बात करनी है कि काबीना का फैसला गलत या सही हो, उसको प्रोटेक्शन है। नैब में तरामीम हमने नहीं की, इमरान खान ने नैब की तरामीम को चैलेंज किया। अब नैब की तरामीम इनके गले पड़ेगी, अगली बात है। अब आ जाए, चले फर्ज करें को सजा सुना देते हैं। अब सजा सुनाने से पहले क्या किया जा रहा है? 26वीं आईनी तरमीम आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस को तैनात करना चाहते हैं, पैक करना चाहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये केस तो मेरिट पे आना है ना, हाई कोर्ट में अपील में आएगा। अभी तक कोई केस बता दें अपील में सस्टेन कर सका हो, इनका साइफर सस्टेन कर सका, इद्दत सस्टेन कर सका। दोनों केस जो है तोशाखाना 1 का, तोशाखाना 2 का, वो सस्पेंशन हो चुकी हुई है। फिर तोशाखाना 3 जो बनाया इन्होंने, उसमें आपके सामने है 2023 के रूल जो है ना अमेंड करके 2018 से तलाक किया कि आपको। सर आपने इसका जवाब अभी भी नहीं दिया, कानूनी ऑप्शन क्या यूज करेंगे? हाफिज साहब तो इसलिए आप बताइए, मैं चाहूंगा आप जरा मुख्तसर जवाब दीजिए। कानूनी ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या हो सकते हैं अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो? देखें अजहर, हमारे हमें तो पता है ना कि जिस तरह हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सुन लें यार, सुन लें, अब सुन तो लेना, आपने इतना बोल लिया, अब सुन तो लेना थोड़ा सा। हाफिज साहब की राय लेना चाह रहा हूं, कानूनी तौर पर वो क्या समझते हैं, सुन लें उसको जरा जो है जी। ठीक है, देखें मंदो खेल साहब, मैं, हम सारे कुलीग हैं, ठीक है जी, और हम बात कर रहे हैं लॉ के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। प्रॉब्लम ये आ जाता है अजहर साहब के अंदर जो है कि जब इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो, सुन लेना यार, सुन लेना, एक सेकंड है, मैंने आपको बोला है, एक सेकंड सुन ले आप, फिर आप बात कर लीजिएगा ना, फिर आप बात कर लीजिएगा, सुन लेना, एक सेकंड सुन तो लेना। आपने अगर साहब उसको छोड़े, मैं जरा कानूनी ऑप्शन पर बात करना चाह रहा हूँ। आपने तो बताया नहीं, हाफिज साहब से और मधुखेल साहब से इसकी राय ले लेते हैं। हाफिज साहब बताइए जी। अगर सुन लेना, अगर सुन लें, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हो। मैंने आपसे पहले भी ये कहा है कि पहले भी यही कहा था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन बेंच के अंदर जाके जिस तरह का फैसला किया है वो बिल्कुल पाकिस्तान के आइन और कानून की मुताबिकत नहीं रखता। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को फैसला करती है तो उसके अंदर या उसको एक्सेप्ट करके रिव्यू के अंदर कर लेते हैं या उसके अंदर जो है आप एक्सेप्ट नहीं करते। एक ऐसा फैसला आया कि जिसके अंदर ये कहा गया और वो सारा प्रोसेस जिस तरह अडॉप्ट किया गया कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़मीन सिंध गवर्नमेंट से किस तरह ली, उस ज़मीन को किस तरह एक पब्लिक स्कीम के लिए लेके जाना था और उस पब्लिक स्कीम की बजाय जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर लिया और उसने किस तरह आपका रिमांड किया। 16,000 एकड़ जो है उसकी बजाय जो है आपने 20,000 जो है उस पर जो आपका सर्वे रिपोर्ट भी आई जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में आया उस ज़्यादा था। सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया उस चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन बेंच के अंदर, इसमें दो राय नहीं है। और मंदो खेल साहब ने उसकी इशारा भी किया कि किस तरह उन प्रोसेस के अंदर हुआ और कई जजेस ने किस तरह उसके अंदर किया। बट बात अगली ये है कि जो है कि क्या वो पैसा जो पाकिस्तान से बाहर गया वो उस चैनल के जरिए गया या कोई और पैसा होगा। मैं इसमें नहीं कहता कि वही गया होगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पैसा जब मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया तो डिटर्मिन ये करना जो है वो बरतानिया ने किया, डिटर्मिन ये एक मनी लॉन्ड्रिंग है, पाकिस्तान ने तो डिटर्मिन ही नहीं की। और अभी भी इस केस के अंदर जो आपका एलिगेशन है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है ही नहीं है।
सुन लेना यार, अब मनी लॉन्ड्रिंग अगर उन्होंने डिटरमिन कर दी है, उसके अंदर उसने साइन किए हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और उसे पाकिस्तान के स्टेट अकाउंट में जाना चाहिए, वो नहीं गया। सामने आ जाएगा अब वहां के ऊपर खिलाफ आ रहा है, मिसयूज ऑफ पाकिस्तान तहरीक अथॉरिटी इंसाफ फैसला करने जा रही है। मंदोखिल साहब आपके भी शॉर्ट कमेंट चाहूंगा, फिर मैं डायलॉग प्रोसेस पर आपसे बात करना चाहूंगा। जी मंदोखिल साहब। देखिए, ये जो बरतानिया से पैसे आए, आजर सदीक साहब कह रहे हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थे, तो ये बता दें कि वो हक मेयर के पैसे थे, जैज के पैसे थे, कमीशन के पैसे थे, रिश्वत के पैसे थे, क्या नाम दे दे उसको, कुछ तो नाम दे उसको। वो पैसे थे, आए किससे, वहां से बेदखल क्यों है? अजहर साहब बताइए, फिर मंदोखिल साहब का जवाब बोल रहे ना पूरा। मेरा कारोबार का पैसा था, मलिक रियाज का कारोबार पैसा था। जी मंदोखिल साहब, कारोबार का पैसा था। यार उसके एडमिशन रिकॉर्ड के ऊपर एडमिशन करके सेटलमेंट आई है, इतना तो डिस्टॉर्ट ना करें। वो जो डील के अंदर ये क्या अभी यार, तो कह रहा हूं उसका अपना। जी जी मंदोखिल साहब, अजहर सिद्दीक साहब मंदोखिल साहब का जवाब। वकील कहते हैं, जी मंदोखिल साहब, इसको आप वकील कहते हैं। आप मुझे बता दें कि अगर वो रिश्वत के पैसे नहीं थे, अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थे, तो जैज के पैसे थे, क्या थे पैसे थे? बरतानिया ने, अगर वो कारोबारी पैसे थे तो बरतानिया ने क्यों इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है, क्यों उसको पैसे भेजे? तो खुदा को मानो, कुछ तो वकीलों वाली बात क्या करें। पीटीआई के वर्कर जरूर बनो, लेकिन इस तरह तो नहीं बनो कि अपनी पेशा ही भूल जाए। आप कौन सा इस तरह तो बात नहीं हो सकती। मंदोखिल साहब शॉर्ट कमेंट चाहूंगा आपके कि कानूनी ऑप्शन पीटीआई के पास क्या होंगे अगर खिलाफ फैसला, फिर मुझे डायलॉग के हवाले से बात करनी है आपसे। जी मंदोखिल साहब। दिखाया ना, वकील बन के सीनियर वकील इस तरह जो है ना मुश्किल वाली हरकतें ना करिए। जी जी मंदोखिल साहब कंटिन्यू कीजिए। अब इनको तहजीब भी सिखाना पड़ेगा, तमीज भी सिखाना पड़ेगा, वकालत भी सिखाना पड़ेगा कि ये मुंशियों वाले, पीटीआई वाले, वर्करों वाले वो हरकतें न करे। आराम से बैठे, आपको हमने बड़े तामुल से सुना है, सीरीज से सुना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मेहमानों से थोड़ी सी कुव्वत बर्दाश्त के साथ। जी अजहर सिद्दीक साहब जवाब तो लीजिए मंदोखिल साहब का, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा ना, बिल्कुल आपको मौका पूरा देंगे। सर इख्तलाफ करना उनका कानूनी हक है, वो कहेंगे वो, और उनका अखलाकी हक भी है, तो आप जरा उनका जवाब ले लें अजहर सिद्दीक साहब, फिर उसके बाद में मैं आपसे भी उसकी राय लूंगा। जी मंदोखिल साहब। सवाल ये कि बरतानिया के पैसे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अल कादर ट्रस्ट, ये सारी चीजें जो ना मुझे डिटेल पूरा पता है, ना आज़र साहब को पता है, ना आप दोनों को पता है। अब वो फैसला पीर को आता है, मंगल को आता है, जब भी आता है, ठीक है, तो ये परेशान ठीक है अजहर साहब आप बात, अजहर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा मंदोखिल साहब का जवाब तो ले लें। जी मंदोखिल साहब, डायलॉग प्रोसेस की तरफ मैं चाहता हूं अब कुछ मुज़ाकराती अमल की बात कर लेते हैं और इसी सिलसिले से जरा डायलॉग प्रोसेस को जोड़ लेते हैं। अगर फैसला खिलाफ आ जाता है तो फिर मुज़ाकराती अमल को मंदोखिल साहब आप देख रहे हैं वो कितना नुकसान होगा, कहां पहुंचेगा, क्या पीटीआई मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएगी? देखिए, इमरान खान साहब ने खुद अपने बातों से ये जाहिर किए कि उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। अलीमा बीबी के एंकर मोहम्मद मालिक साहब ने तारीख बता दी कि इनकी बात चल रही है। ये अभी जो 2 पॉइंट एजेंडा इनका है, एक है अपनी मनपसंद जजेस के ऊपर कमीशन, जुडिशल कमीशन बनाना, जो कि नामुमकिन है। दूसरी ये कि हुकूमत से एनआरओ मांगना। आप मुझे बता दो, कल किसी चैनल पे रूफ हसन साहब बता रहे थे कि हमें तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खान साहब को कानून को रिहा कर दे। अब मुझे बता दो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये शोहदा के जो यादगारों को जला के राख दिए, पाकिस्तान के फख्र के यादगारों को जला के राख कर दिए, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी के बाप के पास भी इख्तियार नहीं है। ये किस खाते में बैठे हुए हैं? अगर ये ऑर्डर हो गया, खुदा की कसम, शोहदा के लवाकिन खड़े हो जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। ये इख्तियार किसी के पास नहीं है। ये भीख मांग रहे, मुज़ाकरात की भीख मांग रहे, एनआरओ मांग रहे। इसको एनआरओ नहीं कहूं तो क्या कहूंगा? तो मैं ये समझ रहा हूं कि अभी ये बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे आईनी अदालत में, मैं ये दोनों वकील हैं, मैं इनको बताऊं, खुदा की कसम आप पछताएंगे। अगर ये मुकदमात एटीसी अदालतों में चले गए तो 25-25, 50-50 साल सजा होंगे। यहाँ तो 2 साल सजा हुई है आपकी इतनी हरकतों के बावजूद,
और 2 साल भी आपके ऑलमोस्ट पूरे हो रहे हैं, तो क्यों जाके पंगा ले रहे हो? तो मैं समझ रहा हूँ शॉर्टकट नहीं मिलेगा इनको। इनकी जो काम पे टांग रही है उसकी वजह ये है कि वो जेल के अंदर डट खड़ा है इमरान कप्तान। वो डट खड़े क्यों कहते हैं? अपने रिहाई की भीख मांग रहे, एनआरओ मांग रहे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अपने आप को रिलीज कर रहे हैं। ये वकील क्या करे टॉक शो में बैठे हुए? जाए ना अदालतों में मुकदमा चला है, अपने आप को जो है मेरिट पे रिहा करा है। अगर मुकदमा झूठा है तो साबित कर दे कोर्ट में, झूठा मुकदमा है बरी करा दे। एक अदालत आपको सजा दी कि दूसरे में चले जाए, दूसरा सजा दी कि तीसरे में चले जाए। वकील हो, वकालत कर रहे, ये भीख मांगने, नारो शॉर्टकट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के चक्कर में नहीं रहे, ना आपको मिलेगा। ठीक है हाफिज साहब, अजहर साहब मैं आपको पूरा मौका दूंगा इसका जवाब देने का। हाफिज साहब से भी कुछ राय ले लेते हैं। हाफिज साहब, आपको क्या लगता है ये जो मुज़ाकराती अमल है, बतौर तज्ज़ियाकार आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बतौर कानूनी माहिर आप किस तरह देखते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात हैं जुडिशल कमीशन बनाने के 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से, क्या ये इतना आसान है? देखिए, मैं इसको 2 एंगल से देखता हूँ। एक उसका एंगल ये है कि अगर आपने इस मामलात के अंदर सीरियस हैं तो जब आपने गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आएँ बैठ के बात करते हैं, तो अगर आप पहली मीटिंग के अंदर रही हैं तो दूसरी मीटिंग्स के अंदर अपनी जो भी रिटर्न आप समझते हैं कि हम ये चाहते हैं, ये करना चाहते हैं और ये हमारे मुतालबात हैं या ये हमारा TORs हैं या डायलॉग है, जो भी उसका नाम दे लें, लेकिन उस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि हम नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है, वजह ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी इनकी सारी की सारी बातें जो PTI की थी वो मौलाना फजल रहमान के ज़रिए उस प्रोसेस का हिस्सा थी और वो सारा वर्बल था। और जब मौलाना ने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस वक्त इन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे। अभी भी ये है कि अगर ये देते भी हैं तो जिस 2 पॉइंट्स पे आपने इशारा किया, 9 मई का मामला जो है वो पाकिस्तान के लॉज के अंदर कॉग्निजेंट हुआ है, चाहे वो आपका एंटी टेररिज्म लॉ है, चाहे आपके मिलिट्री कोर्ट्स हैं, चाहे आपकी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, और वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रही है। और कोई भी मामला अगर सब जुडिस हो तो उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बन नहीं सकता। और जुडिशल कमीशन बनाना किसने है? वो बनाना है फेडरल गवर्नमेंट ने। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ उसी सूरत के अंदर बनाएगी कि जब ये मामला आउट ऑफ द एम्बिट जो है वो कोर्ट से निकलेगा। और अगर जुडिशल कमीशन का ये कहना है कि जी फेडरल गवर्नमेंट बनाए, तो उसके अंदर वो मामला जो है अगर वो बनाते भी हैं तो फिर झगड़ा इस बात पे आएगा कि हमारे जज लगने चाहिए, और वो जज लगने चाहिए जो इनकी मर्जी के मुताबिक हैं या जो ये समझते हैं कि इनके मुताबिक जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो अगर वो पहले ही दिन जो है ना लॉ इजाजत देता है ना उसके मुताबिक जज लग सकते हैं और पाकिस्तान की ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। आपको पॉइंट सामने कतई कलामी की बात समझता हूं कि मामला जो है वो आगे नहीं जाएगा। अजहर सिद्दीक साहब, शौकत यूसुफजई तो बिल्कुल वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि तीसरा दौर उनको लगता है मुज़ाकरात का वो आखिरी दौर होगा, डायलॉग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आप भी ऐसा ही समझते हैं, ये मुज़ाकराती अमल खत्म होने वाला है? अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि आप तारीखी तौर पर चीजों को समझना है। जुडिशल कमीशन हमेशा हमारे पास शायद फैक्ट्स पूरे नहीं होते। जुडिशल कमीशन का अदालती प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना तो उसकी जो एविडेंस जो है उसके अंदर जो चीजें दी जाती हैं वो कानून शहादत के साथ पढ़ी नहीं जा सकती। और मॉडल टाउन सानिया का जुडिशल कमीशन बना इसी हुकूमत ने बनाया, अदालती पर्चे भी हुए, प्रोसीडिंग भी चल रही है, वो अपनी जगह पर जुडिशल कमीशन है। तो जुडिशल कमीशन को सिर्फ देखना है कि ऐसे वाकये दोबारा हो ही ना। तीसरा दौर आखिरी दौर होगा क्या वजह थी? अजहर साहब, तीसरा दौर मुज़ाकरात का आखिरी दौर। मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको, मिलिट्री कोर्टों में 9 मई के वाकया में दहशतगर्दी की कोर्टों में ले आए, हम भुगतने के लिए तैयार है। मिलिट्री कोर्टों के हवाले से ट्रायल की पोजीशन आपने देख ली है। अब हमने कोई एनओआर नहीं मांग रहे, हम क्या कह रहे हैं कि 9 मई का और 26 नवंबर का एक जुडिशल कमीशन बना दे। जुडिशल कमीशन में सीनियर जजेस रख ले, जो भी सीनियर जजेस है, उसमें ऐसी क्या बात है? हमने तो ये नहीं कहा चॉइस की बात की है। और साथ साथ अगली बात है, जो सियासी कैदी हैं, आपने देख लिया 26 ये मुतालबात तो सबको पता है ना सर, जो आप लोगों के सामने आए हैं। ये बताइए, मुज़ाकरात को जारी रहता आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे? सवाल ये था सर। देखिए, मुज़ाकरात जारी रहेंगे, हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटने वाले हैं। मुज़ाकरात जारी रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटेगी। खता कलामी की माज़रत चाहूँगा। अजहर सिद्दीक साहब, हाफिज एहसान साहब और कादिर खान मंदुखिल साहब मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, मुज़ाकराती अमल जारी रहना चाहिए। टकराव की सियासत पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। डायलॉग पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।